हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने आइसोक्वेंट कर्व के बारे में पढ़ा था। उसकी हमने विशेषताएं पढ़ी थी, करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोक्वेंट कर्व। आज हम पढ़ेंगे सम लागत रेखा यानी कि आइसो कॉस्ट लाइन। सम लागत रेखा क्या होती है? सम लागत रेखा दो साधनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताती है। जैसे हम उत्पादन के दो साधन लेते हैं, लेबर और कैपिटल। ये जो आइसो कॉस्ट लाइन है ये इन दो साधनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताती है जो कि एक फर्म समान लागत पर प्राप्त कर सकती है। द आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट ऑल इनपुट कॉम्बिनेशंस दैट कॉस्ट द फर्म द सेम अमाउंट। यानी कि दो उत्पादन के साधन जो हम एक ही कीमत के ऊपर, एक ही लागत के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं, जो रेखा में ये बताती है उसको हम आइसो कॉस्ट लाइन कहते हैं। जैसे मान लो हमें एक्सपेंडिचर तो 100 रुपये का करना है। इस 100 रुपये से हम लेबर और कैपिटल कितने ले सकते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन हमें ये बताएगी। 100 रुपये है, एक लेबर मान लो हमारे से 10 रुपये लेती है और कैपिटल पर यूनिट कॉस्ट मान लो 20 रुपये है। हमारे पास 100 रुपये हैं। अगर हम 10 लेबर ले लेते हैं, क्योंकि एक लेबर 10 रुपये ले रही है, 10 लेबर लें तो 100 रुपये हमारे खर्च हो जाएंगे। 10 हमारी लेबर हो जाएगी, 100 रुपये खर्च हो जाएंगे, लेकिन कैपिटल पर एक्सपेंडिचर हमारा फिर ज़ीरो होगा, क्योंकि अमाउंट तो हमारे पास 100 रुपये ही है। इसी तरह से मान लो हम लेबर के ऊपर कोई खर्चा नहीं करते, सारा ही कैपिटल के ऊपर खर्चा कर देते हैं। कैपिटल पर यूनिट 20 है, 100 रुपये हमने खर्च करने हैं तो 5 यूनिट हमारे कैपिटल के आ जाएंगे। इसी तरह से अगर मान लो हम लेबर के ऊपर 10 रुपये पर लेबर है और 4 लेबर को हम एंगेज करते हैं तो 40 रुपये खर्च हो गए, बाकी रह गए 60 रुपये। 60 रुपये हमने कैपिटल के ऊपर खर्च कर दिए और कैपिटल की कॉस्ट पर यूनिट हमें 3 दी हुई है, 20 दी हुई है, तो 20 और 3 अगर हमने कैपिटल ली तो 60 इसके ऊपर खर्च हो गए। यानी कि 20 रुपये पर यूनिट, 60 हमने कैपिटल के ऊपर खर्च कर दिए, 10 रुपये पर लेबर है और 4 लेबर हमने लगा दी, 40 लेबर के ऊपर खर्च कर दिए, 60 कैपिटल के ऊपर खर्च कर दिए, टोटल 100 रुपये खर्च हुआ। इसी तरह से लेबर के ऊपर मान लो हमने 2 लेबर लगाई, 20 रुपये खर्च कर दिए और 80 कैपिटल के ऊपर खर्च कर दिए, 20 रुपये पर यूनिट, 4 कैपिटल लगा दी तो 80 खर्च हो गए। तो कहने का मतलब है आइसो कॉस्ट लाइन हमें क्या बताती है? आइसो कॉस्ट लाइन हमें दो उत्पादन के साधनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बता रही है जो कि हम समान लागत से प्राप्त कर सकते हैं। 100 रुपये खर्च करके लेबर और कैपिटल के कौन कौन से हम कॉम्बिनेशन को प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें आइसो कॉस्ट लाइन बताती है। इसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने लेबर लिया, वाई एक्सिस पर हमने कैपिटल लिया। और अब देखो, पहले में हम क्या कर रहे हैं, 10 लेबर लगा रहे हैं, यानी कि 10 लेबर लगा रहे हैं। ये लेबर हमारी हो गई 10 और कैपिटल कितनी है, कैपिटल हमारी है 0। यही पॉइंट आ गया, कैपिटल पे कोई खर्चा नहीं कर रहे, लेबर 10 है, पहला हो गया। दूसरा है हम लेबर 0 कर रहे हैं, यानी कि ये आपकी लेबर 0 हो गई, तो कैपिटल कितनी है, कैपिटल हो गई 5। तीसरा हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, अगर हम 4 लेबर लगा रहे हैं, ये लेबर आपकी है 4 और कैपिटल कितनी है 3, कैपिटल 3, ये आपकी हो गई कैपिटल 3 और लेबर हमारी कितनी है, लेबर हमारी है 4। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, लेबर 4 है, कैपिटल 3 है, ये वाला पॉइंट हमारा आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लेबर 2 है, ये लेबर 2 है, लेबर 2 है तो कैपिटल 4 है, ये आपकी कैपिटल 4 हो गई और लेबर आपकी हो गई 2। लेबर हमारी कितनी आ गई, लेबर हमारी आ गई 2। इन पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं, इन पॉइंट्स को मिला दो, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और उसके बाद ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स को आप आपस में मिला दो। इन पॉइंट्स को मिला दिया तो ये जो हमारी लाइन बनी है, ये जो लाइन बनी है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसो कॉस्ट लाइन। ये दो उत्पादन के साधन के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बता रही है। अब हम बीच की लाइन मिटा देंगे, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बीच की लाइन से हम मिटा देंगे, हमें तो पॉइंट चाहिए था,
हम क्या करेंगे, बीच की लाइन को मिटा देंगे। ठीक है, तो आइसोकॉस्ट लाइन हमें क्या बताती है, आइसोकॉस्ट लाइन दो उत्पादन के साधनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताती है जो कि हम सेम अमाउंट से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने अब पढ़ना है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उत्पादक संतुलन, या जिसको हम कहते हैं साधनों का इष्टतम संयोग। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स के लिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसको 16 नंबर के लिए आपने याद करना है, ये फॉर 16 मार्क्स, 16 मार्क्स के लिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है। उत्पादक संतुलन क्या होता है, हम पढ़ेंगे उत्पादक संतुलन क्या होता है। व्हाट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में कब माना जाएगा, एक उत्पादक एक प्रोड्यूसर संतुलन की स्थिति में तब माना जाएगा जब उसके प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो हम कहेंगे कि वो संतुलन की स्थिति में, जब उसके प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे तो ऐसी सिचुएशन में उत्पादन भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, और उत्पादन करने की जो लागत आती है उसकी कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। तो क्या पता चला, एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की स्टेज में कब माना जाता है, एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की स्टेज में तब माना जाता है जब उसके लाभ अधिकतम होते हैं, और उत्पादन अधिकतम और लाभ अधिकतम कब होंगे, जब उत्पादन अधिकतम होगा और उत्पादन करने की जो लागत आएगी वो मिनिमम आएगी। तो हम कहेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की स्टेज में है। अब हमने पढ़ना है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए शर्तें क्या हैं, उत्पादक के संतुलन की शर्तें या साधनों के इष्टतम संयोग की शर्तें, कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और कंडीशंस ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। उत्पादक के संतुलन की शर्तें क्या हैं, उत्पादक के संतुलन की दो शर्तें हैं, दो कंडीशंस हैं, ये पूरी होंगी तभी उत्पादक संतुलन की स्थिति में होगा। दो कंडीशन कौन सी पूरी होनी चाहिए, पहला, संतुलन बिंदु पर यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर सम लागत रेखा सम उत्पाद वक्र को स्पर्श करनी चाहिए, यानी कि आइसोकॉस्ट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू आइसोक्वेंट कर्व एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो आइसोकॉस्ट लाइन है वो आइसोक्वेंट कर्व को स्पर्श करनी चाहिए। पहली कंडीशन ये पूरी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, वो क्या है, सम उत्पाद वक्र मूल बिंदु के उन्तोदर होने चाहिए। आइसोक्वेंट कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये दो कंडीशन जहां पर पूरी होंगी वहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की स्टेज पे होगा। तो कैसे, इसको देखो डायग्राम से हमें समझना है। ये डायग्राम मैंने पहले बना दी, मैं दोबारा इसको बना के दिखा रही हूँ। एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में कब माना जाएगा, मैं आपको इसको दोबारा बना के दिखा रही हूँ। एक्स एक्सिस पर मान लो हमारा लेबर है, वाई एक्सिस पर हमारा कैपिटल है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये लाइन क्या है, मान लो इस लाइन को हम कह रहे हैं, ये लाइन हमारी है, ये लाइन आइसोकॉस्ट लाइन है। इस लाइन को क्या कह रहे हैं, ये ए बी नाम दे दिया, ये हमारी आइसोकॉस्ट लाइन है। इसके ऊपर आपने एक इंडिफरेंस कर्व, इसके ऊपर आपने आइसोक्वेंट कर्व बना लिया। ये हमने इसके ऊपर, इसको इसके सेंटर में टच करता हुआ ये हमने आइसोक्वेंट कर्व बना लिया। मान लो अब जो हमारा है, मान लो 200 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, ये आइसोकॉस्ट लाइन है, इसको टच करता हुआ हमने आइसोक्वेंट कर्व डाला और मान लो 200 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है इतनी कैपिटल लग रही है और इतनी लेबर लग रही है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या है कि जो संतुलन बिंदु ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होगा, संतुलन बिंदु पर सम लागत रेखा सम उत्पाद वक्र को स्पर्श करनी चाहिए। यानी कि देखो ये आइसोकॉस्ट लाइन है, ये सम लागत रेखा है, ये आइसोक्वेंट कर्व को कहाँ स्पर्श कर रही है, यहाँ स्पर्श कर रही है। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। ये पहली कंडीशन होगी। ये आइसोकॉस्ट लाइन है, ये आइसोक्वेंट कर्व है, तो संतुलन बिंदु कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये आइसोकॉस्ट लाइन आइसोक्वेंट कर्व को स्पर्श करेगी। आइसोकॉस्ट लाइन आइसोक्वेंट कर्व को यहाँ स्पर्श करेगी, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, आइसोक्वेंट कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ये ओरिजिन पॉइंट है। ये जो शेप आइसोक्वेंट कर्व की बनी है ये क्या है, ये कन्वेक्स शेप बनी है। और उल्टी शेप डाल दें, इस शेप को हम कनकेव शेप कहते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई, ये कन्वेक्स शेप होती है और इस शेप को कन्वेक्स कहते हैं, उल्टा कर दो तो कनकेव शेप होती है। तो ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से इसकी कन्वेक्स शेप है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। अब मान लो
हम एक आइसोक्वेंट कर्व और डालते हैं, ये इसके नीचे डाल रहे हैं। मान लो हमने एक आइसोक्वेंट कर्व और डाल दिया, ये आइसोक्वेंट कर्व 1 हो गया। ये भी तो आइसोक्वेंट कर्व इस आइसोकॉस लाइन को सम लागत रेखा को यहाँ टच कर रहा है। मान लो ये पॉइंट हमने दे दिया C और ये पॉइंट हमने दे दिया D, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है। क्या ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट हो सकते हैं? यहाँ पर यूनिट कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं? मान लो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये भी तो आइसोक्वेंट कर्व आइसोकॉस लाइन को यहाँ और यहाँ टच कर रहा है, C और D पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। क्या ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट हो सकते हैं? ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर उत्पादन हमारा कम हो रहा है। ये नीचे, ये जो पॉइंट है C और D, ये नीचे आइसोक्वेंट कर्व के ऊपर आधारित है, नीचे आइसोक्वेंट कर्व के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और प्रोडक्शन हमारा 100 यूनिट का हो रहा है। एक प्रोड्यूसर तो इक्विलिब्रियम की स्टेज में तब होता है जब उसका प्रोडक्शन भी मैक्सिमम होना चाहिए, उत्पादन अधिकतम होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम C और D पॉइंट इक्विलिब्रियम के लेते हैं तो यहाँ पर तो उत्पादन कम है, उत्पादन तो 100 यूनिट का हो रहा है। आइसोक्वेंट कर्व जितना ऊपर जाता जाएगा वो अधिकतम उत्पादन की मात्रा को प्रकट करेगा। ये ऊंचा आइसोक्वेंट कर्व है, ये 200 यूनिट को प्रकट कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट CD नहीं होगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट E होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो हम ये ज़्यादा प्रोडक्शन को शो कर रहा है, मान लो हम इसके ऊपर इस लाइन को टच करते हुए, पहले आइसोक्वेंट कर्व को टच करते हुए एक लाइन डाल देते हैं, आइसोकॉस लाइन डाल देते हैं। पहले पॉइंट को टच करते हुए हम आइसोकॉस लाइन डाल देते हैं। मान लो ये हमने एक आइसोकॉस लाइन और डाल दी D, मान लो इसका नाम दे दिया E और इसका नाम हमने दे दिया F। अब ये आइसोकॉस लाइन पहले वाले इंडिफरेंस कर्व IQ को आइसोक्वेंट कर्व को टच कर रही है, तो क्या इसका बिंदु ये, मान लो इसका नाम दे दिया G और ये दे दिया यहाँ पर टच कर रही है या यहाँ टच कर रही है, क्या ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट हो सकते हैं? ये भी तो आइसोक्वेंट कर्व, ऊंचा आइसोक्वेंट कर्व इस आइसोकॉस लाइन को टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है। क्या ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट हो सकते हैं? ये भी इक्विलिब्रियम के पॉइंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये जो पॉइंट है ऊंचे आइसोक्वेंट कर्व के ऊपर, ऊंचे आइसोकॉस्ट लाइन के ऊपर आधारित है, ऊंची सम लागत रेखा पर आधारित है। अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो इसमें क्या है, उत्पादन तो ठीक 200 यूनिट हो रहा है, लेकिन उत्पादन करने की जो लागत है वो ज़्यादा है। आइसोकॉस्ट लाइन जितनी ऊपर जाती जाएगी ये उत्पादन की ज़्यादा लागत को प्रकट कर रहे हैं। उत्पादन तो वही 200 यूनिट हो रहा है, लेकिन उत्पादन करने की लागत ज़्यादा आ रही है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर तो प्रोडक्शन भी मैक्सिमम होना चाहिए और उत्पादन करने की लागत कैसी आनी चाहिए? उत्पादन करने की लागत न्यूनतम आनी चाहिए। तो यहाँ तो उत्पादन करने की लागत ज़्यादा आ रही है, इसलिए GH पॉइंट इक्विलिब्रियम के नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ उत्पादन करने की लागत ज़्यादा आ रही है, चाहे 200 यूनिट का प्रोडक्शन है। CD बिंदु इक्विलिब्रियम के पर उत्पादक संतुलन की स्थिति में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन करने की लागत तो सेम है, आइसोकॉस्ट लाइन तो वही है, लेकिन उत्पादन कम हो रहा है, 100 यूनिट का हो रहा है। तो एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में कहाँ पर होगा? इस E बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा। इसमें उत्पादन भी 200 यूनिट का हो रहा है और लागत भी कम आ रही है, तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमारा कौन सा होगा? E पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का होगा, ठीक है। ये आपने अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है, नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है एक्सपेंशन पाथ, यानी कि विस्तार पथ। एक्सपेंशन पाथ क्या होता है? ये 2 नंबर के लिए, फॉर 2 मार्क्स, ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। विस्तार पथ ये फॉर 2 मार्क्स 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है। 2 नंबर के लिए विस्तार पथ या एक्सपेंशन पाथ क्या होता है? हाँ जी, सुनिए जरा। मान लो एक फर्म के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ गए, उसके पास अब पैसे ज़्यादा आ गए हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा आ गए हैं, फाइनेंस उसके पास अब काफ़ी है, पैसा अब उसके पास बढ़ गया है, तो अब वो क्या करना चाहेगी? उस बढ़े हुए पैसों से वो ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगी। लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन वो कब कर पाएगी? ज़्यादा प्रोडक्शन तो वो तभी कर पाएगी अगर उत्पादन करने के साधन की कीमत ना बढ़े। तो बढ़े हुए तो वो क्या करेगा? तो बढ़े हुए वो साधन, यानी कि उसके पास जो बढ़े हुए वित्त हैं, बढ़े हुए वित्त से वो अधिक उत्पादन करने की कोशिश करेगी।
बढ़े हुए पैसों से वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगी। तो ये जो विस्तार पथ होता है, एक्सपेंशन पाथ होता है, ये क्या बताता है? ये उत्पादन के विभिन्न स्तरों को प्रकट करता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रकट करता है, जहां उत्पादन लागत न्यूनतम आए। ये उत्पादन के विभिन्न स्तरों को प्रकट करता है जहां पर उत्पादन करने की लागत न्यूनतम आती है, वही विस्तार पथ कहलाता है। तो विस्तार पथ क्या होता है? एक ऐसा बिंदुओं का पथ है जो कि हमें ये बताता है कि डिफरेंट लेवल्स का प्रोडक्शन जो हम कर सकते हैं, विभिन्न स्तरों का उत्पादन जो हम न्यूनतम लागत के ऊपर कर सकते हैं, विस्तार पथ हमें वो बताता है। इसको अब हमें डायग्राम से समझना है। मान लो ये हमारी आइसो कॉस्ट लाइन है, ये आइसो कॉस्ट लाइन हमारी ए बी है। इसके ऊपर हमने एक आइसो पॉइंट कर्व बना दिया, इसको टच करता हुआ हमने आइसो पॉइंट कर्व बना दिया। मान लो ये 100 यूनिट को बता रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कैपिटल इतनी लगाई, लेबर इतनी लगाई और 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। अब मान लो फर्म के पास रिसोर्सेज बढ़ गए, पैसे बढ़ गए, फर्म ज़्यादा उत्पादन करना चाह रही है। तो उत्पादन तो ज़्यादा तब करेगी जब उत्पादन के साधनों की कीमत ना बढ़े, ठीक है। अब अगर उत्पादन के साधन की कीमत नहीं बढ़ती, फर्म ज़्यादा पैसे लगाकर ज़्यादा उत्पादन करेगी। तो अब पैसे ज़्यादा लगा रही है, इसलिए ये हमारी आइसो कॉस्ट लाइन क्या होगी? ये आइसो कॉस्ट लाइन हमारी ऊपर चली जाएगी। पहले ए बी थी, अब ये सी डी हो गई, ठीक है। और फिर अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर फिर एक आइसोक्वेंट कर्व बना देंगे। ये आइसोक्वेंट कर्व 1 हो गया। अब 200 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। अब फर्म के पास पैसे फिर बढ़ गए, फर्म बढ़े हुए पैसे से फिर ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उत्पादन के साधनों की कीमत तो बढ़ी नहीं है। तो फिर फर्म पैसा ज़्यादा लगाएगी, पैसा ज़्यादा लगाएगी तो आइसो कॉस्ट लाइन ऊपर चली जाएगी। पैसा ज़्यादा लगाकर उत्पादन के साधनों को का ज़्यादा प्रयोग करके उत्पादन करने की कोशिश करेगी। इसके ऊपर फिर हमने एक और आइसोक्वेंट का बना दिया, ये आइसोक्वेंट IQ2 हो गया, ठीक है। तो पहले क्या था? इतनी लेबर लगाई, इतनी कैपिटल लगाई, उत्पादन 100 यूनिट का हो रहा है। अब लेबर पहले से ज़्यादा लगा दी, लेबर महंगी नहीं हुई है, लेबर भी पहले से ज़्यादा लगा दी, कैपिटल भी पहले से ज़्यादा लगा दी, उत्पादन अब 200 यूनिट का हो रहा है। अब फर्म के पास और पैसे आए, फिर फर्म ने लेबर भी पहले से ज़्यादा लगा दी, फर्म ने कैपिटल भी पहले से ज़्यादा लगा दी। अब मान लो 300 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जब आपने ये जो पॉइंट आए हैं, इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है? इन पॉइंट्स को आपने आपस में मिला देना है। जब हम इन पॉइंट को आपस में मिला देंगे, ये पहला इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये दूसरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये तीसरा इक्विलिब्रियम, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन, इसको बोलेंगे एक्सपेंशन, एक्सपेंशन पाथ। क्या बोलेंगे इसको? एक्सपेंशन पाथ बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन पाथ। तो एक्सपेंशन पाथ क्या होता है? जब फर्म के पास रिसोर्सेज बढ़ गए, पैसे बढ़ गए, बढ़े हुए पैसों से ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेगी। उत्पादन ज़्यादा कब होगा? जब उत्पादन के साधनों की यानी कि लेबर कैपिटल की कीमत ना बढ़े, तभी उत्पादन ज़्यादा हो सकता है। तो अब देखो, बढ़े हुए पैसों से वो ज़्यादा, पहले 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही थी, फिर 200 का कर रही है, फिर 300 का कर रही है, बढ़े हुए साधनों की सहायता से ज़्यादा उत्पादन कर रही है। जब ये पॉइंट्स इक्विलिब्रियम के मिला दिए तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन पाथ। नेक्स्ट हमारा हेडिंग इसमें आता है, सम उत्पाद वक्र और तटस्था वक्रों में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन आइसोक्वेंट कर्व एंड इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का चैप्टर हमारा आगे तीसरे यूनिट में आएगा, तब हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ डिफरेंस बता रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। इंडिफरेंस कर्व आइसोक्वेंट कर्व में डिफरेंस क्या है? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की शेप भी ऐसी ही होती है, इंडिफरेंस कर्व की शेप भी ऐसी होती है, आइसोक्वेंट कर्व की भी शेप ऐसी ही होती है। इन दोनों में अंतर क्या है? जो इंडिफरेंस कर्व है, ये दो वस्तुओं के संयोगों को प्रकट करती हैं। हम जब इंडिफरेंस कर्व शेप तो ऐसी होती है, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम दो वस्तुएं लेते हैं। जैसे हमने वस्तु ए ले ली, वस्तु बी ले ली, एक्स एक्सिस पर एप्पल ले लिया, वाई एक्सिस पर हमने ऑरेंज ले ली। जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर दो वस्तुएं लेते हैं, लेकिन जब हम आइसोक्वेंट कर्व बनाते हैं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर दो उत्पादन के साधन लेते हैं, लेबर और कैपिटल लिए। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है? इंडिफरेंस कर्व हमें संतुष्टि के समान स्तर को बताते हैं। इंडिफरेंस कर्व से हमें क्या पता चलता है कि जो अगर एक उपभोक्ता इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है,
तो इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व के किसी भी बिंदु के ऊपर हो तो वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है कि ए और बी वस्तु को उपभोग करके उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जब इंडिफरेंस कर्व का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इंडिफरेंस कर्व मैंने आपको बताया, इंडिफरेंस कर्व की भी आईसी का मतलब होता है, आईसी का मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ए प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ बी वस्तु ले ली, बी वस्तु ले ली, ए अगर मान लो सी पॉइंट के ऊपर है, डी पॉइंट पे है, तो इसका मतलब वो इक्वल सेटिस्फेक्शन को प्रकट करेंगे। अगर इतने वस्तुएं ए की बी की ले लें, इतनी ए की ले लें, या इतनी वस्तु बी की ले लें, इतनी ए की ले लें, तो इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इंडिफरेंस कर्व जो हमें बताते हैं वो इक्वल सेटिस्फेक्शन, चाहे उपभोक्ता सी बिंदु पे है या डी बिंदु पे है, और सी बिंदु पर है तो वो बी प्रोडक्ट की इतनी वस्तु ले रहा है, ए की इतनी वस्तु ले रहा है। डी बिंदु पर है तो वो क्या ले रहा है, वो एक प्रोडक्ट बी की इतनी वस्तु ले रहा है और ए की इतनी वस्तु ले रहा है, तो सेटिस्फेक्शन उसको इक्वल होगी, चाहे वो सी बिंदु पर है चाहे बी बिंदु पर है। तो इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बताते हैं, इक्वल सेटिस्फेक्शन को बताते हैं। इंडिफरेंस कर्व का हर बिंदु इक्वल सेटिस्फेक्शन को बताता है। लेकिन आइसोक्वेंट कर्व हमें क्या बताता है, आइसोक्वेंट कर्व, ये हमारा आइसोक्वेंट कर्व है, इस आइसोक्वेंट कर्व के किसी भी बिंदु पर पहुंचे हमें इक्वल प्रोडक्शन को बताता है, समान उत्पादन को बताता है। एक आइसोक्वेंट कर्व का कोई भी बिंदु ले लें, ये इक्वल प्रोडक्शन को बताता है, समान उत्पादन की मात्रा को बताता है। तीसरा हमारा डिफरेंस क्या आता है, जो इंडिफरेंस कर्व का जो ढलान है, इसकी स्लोप है, ये उपभोग की गई वस्तुओं की प्रतिस्थापन की सीमांत दर के ऊपर निर्भर करता है। जो वस्तुएं हमने उपभोग की है उसके मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को बताता है। इंडिफरेंस कर्व का ढलान, ये जो ढलान है, यानी कि ऐसे किया तो ये इसकी ढलान हो गई, जो शेप है ये ढलान क्या बताता है, उपभोग की गई वस्तुओं की प्रतिस्थापन की सीमांत दर को बताता है। जबकि आइसोक्वेंट कर्व का ढलान दो वस्तुओं के प्रतिस्थापन की संभावनाओं को बताता है। ये शेप है, ये दो वस्तुओं का प्रतिस्थापन हम कैसे कर सकते हैं, लेबर की जगह कैपिटल, कैपिटल की जगह लेबर का प्रतिस्थापन की संभावनाओं को प्रकट करता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की हुई है। आगे जब हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर दो वस्तुएं दी जाती हैं, जबकि आइसोक्वेंट कर्व में दो उत्पादन के साधन दिए जाते हैं। इंडिफरेंस कर्व की स्लोप हमें वस्तुओं के प्रतिस्थापन की दर को बताती है, एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रतिस्थापन बताती है। आइसोक्वेंट कर्व की स्लोप एक साधन की जगह दूसरे साधन का जो हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, उसको बताती है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसको आपने याद करना है।